Hello students, welcome to our next class. Hope everyone is doing well. So let's start. So लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ाई कर रहे थे. हम लोग ने व्हाट इज़ लिविंग के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं. सो लिविंग का फीचर्स कितना था. लिविंग का फीचर्स 5 था. ठीक है, क्या क्या था. ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था एंड कॉन्शियसनेस था. ठीक है, तो उनमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है. और एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है. सो हम लोग ने क्या क्या डिटेल्स में पढ़ाया था. हम लोग ने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है, तो अभी बचा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. आज हम इस टॉपिक को भी कवर अप कर लेंगे. अब देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जानने के लिए हमको सेल को जानना है. अभी सेल क्या है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. बिकॉज सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है. टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है. ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम बनता है. और सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है कि नहीं. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. एंड द डायग्राम दैट यू हैव सीन, दैट सेल से जो टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से जो ऑर्गन बन रहा है, एंड ऑर्गन्स से क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है. और सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है. एंड इट इज़ अ लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अभी ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकता है. ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी बन सकता है, मल्टी सेलुलर भी बन सकता है. अभी जो यूनिसेलुलर है उसमें क्या होगा, यहाँ पे द यूनिसेलुलर disease organisms are made of one cell such as bacteria and amoebas. and multicellular क्या होता है, यहाँ पे many cells से बनता है multicellular organisms such as plants, animals. Now let's compare unicellular organism and multicellular organism. important भी है, आपको जानना भी है. ठीक है, unicellular organism में क्या होता है, body of the organism is composed of single cell. but in case of multicellular organism, here the body is composed of numerous cell. then next, in case of unicellular organism, it is prokaryotic in nature. मतलब यहाँ पे nucleus is absent. and in case of eukaryotic in nature, nucleus is present. that's why it is eukaryotic in nature. and in case of unicellular organism, यहाँ पे basically vegetative and asexual reproduction ही होता है. and in case of multicellular organism, sexual type of reproduction होता है. next, a single cell carries out all the life processes. only a single cell carries out all the life processes whatever is required for their functions. and in case of multicellular organism, different cells are specialized to perform different functions. ठीक है, नेक्स्ट आता है, in case of unicellular organism, injury of the cells can cause death of the organism. since only a single cell carries out all the life processes, yes, so injury of that cell can cause death of the whole organism. and in case of multicellular organism, injury or death of some cells does not affect the organism, as the same can be replaced by the new ones. in case of unicellular organism, you can give example amoeba, and in case of multicellular organism, we are the best example, that is humans, right. the next, in this way, the cellular organization is proved to be the defining property of all living organisms. now the last features of living, that is consciousness. now see the diagram. इन द फर्स्ट डायग्राम, वो जो प्लांट है वो क्या प्लांट है, ये प्लांट है टच मी नॉट. हैव यू सीन टच मी नॉट प्लांट. ये फील्ड, जहाँ पे जो पैडी फील्ड होता है ना, उसमें आप लोग को बहुत आसानी से दिखाई देगा. तो टच मी नॉट का नाम ही टच मी नॉट क्यों है, क्योंकि जब उसको टच करोगे तो उसका जो लीव्स है वो पूरा मुरझा जाता है. दे क्लोज इट. ओके, दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्डिंग. एंड जो नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मतलब एक पेन बैठा है गैस के ऊपर, गर्म है बहुत. फिर वो टच करने के लिए गया. जब टच किया तो गर्म मिला, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी हटाने के लिए कोशिश करेगा हाथ को वहाँ से. ठीक है, मतलब क्या कॉन्शियसनेस एक होता है ना हम लोग का, अरे भाई ये तो गर्म है, हटा दो. ये सुनो, तो consciousness, all living organism shows response to stimulus, and they have interim relations with surrounding environment. Now we will learn in details. Consciousness has two phenomena. Number one, ability to sense the environmental changes, and these environmental changes we term it as stimuli. And the second is response to the stimuli, physical, chemical, biological.
फिजिकल बोलने से इफ़ आपको कोई आपका हाथ में पिंच करेगा तो आप ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्ड करोगे, ये सुनो, आप हाथ को हटाने के लिए ट्राई करोगे, दैट मीन्स यू रिस्पॉन्डिंग। केमिकल, देन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल बोलने से माइक्रोब्स हम लोग का बॉडी में है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्शियसनेस इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग। मोस्ट ऑब्वियस मतलब ये कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ओके। एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्ड करने के लिए इनिशिएट करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज कॉन्शियसनेस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक टर्म फोटोपीरियडिज्म। तो फोटोपीरियडिज्म हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी डील करेंगे तब हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये जानना है कि फोटोपीरियडिज्म कॉन्शियसनेस से क्या रिलेटेड है इसमें, ठीक है। फोटोपीरियडिज्म में दो टर्म है, एक जो फोटो है एंड एक पीरियडिज्म है। फोटो मतलब क्या है? फोटो मतलब लाइट है एंड पीरियडिज्म मतलब एक पार्टिकुलर पीरियड है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्स इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब कैसे? आप लोग अभी पूछोगे कैसे होता है। तो प्लांट रिस्पॉन्स टू फ्लावरिंग, शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब दिस प्लांट्स नीड शॉर्ट पीरियड लाइट फॉर फ्लावरिंग, मतलब उन लोग को 7 to 8 आवर्स टाइम चाहिए, उन लोग को 7 to 8 आवर्स लाइट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग फ्लावर होना शुरू करता है। फिर ये जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें मतलब थोड़ा दे नीड लॉन्ग पीरियड लाइट, 10-11 आवर्स दे नीड फॉर फ्लावरिंग, दैट मीन्स देयर फ्लावरिंग मतलब दे आर रिस्पॉन्डिंग टू फ्लावरिंग, ओके। एंड कुछ कुछ ऐसा एनिमल्स होता है, इन केस ऑफ एनिमल्स क्या होता है, दे रेस्पॉन्स टू ब्रीडिंग ड्यूरिंग सर्टेन लाइट पीरियड एंड these animals are known as seasonal breeders. These animal species that successfully mate only during certain times of the year. These times of years allow for the optimization of survival of young. मतलब ये लोग सीजनल ब्रीडर्स हैं, ओके। मतलब वो लोग थोड़ा सीजन को देख के वो लोग मीटिंग करता है, फिर आफ्टर डैट सो दैट ये टाइम उन लोग का फेवरेबल हो, उन लोग का मतलब यंग के लिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। एक और टर्म आता है कॉन्शियसनेस के अंदर में, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज़ अ हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज़ सच ए फेनोमेना विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन्स। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ओनली इन ह्यूमन दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट एंड इट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग फीचर्स एज इट प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन। अभी मैं बोला ह्यूमन में प्रेजेंट है, इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन किसी में भी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ओनली हम लोग का ह्यूमन में। वी ह्यूमन हैव दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब आप लोग पूछेंगे वाई? इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बिकॉज humans has a well developed nervous system and a supreme level of skills of communications. अभी इनमें से ये नोट करना है आप लोगों को, कोमा पेशेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट कोमा पेशेंट। कोमा पेशेंट में क्या होता है? कोमा पेशेंट्स का जो ब्रेन होता है वो डेड होता है, ओके, एंड देयर बॉडी इज सपोर्टेड थ्रू मशीन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, लंग्स, हार्ट, सब कुछ मशीन के थ्रू ही उन लोग को सपोर्ट करता है, ओके। उन लोग को मेडिसिन देने से, हालांकि मेडिसिन देने से उन लोग का बॉडी सपोर्ट करेगा, ले लेगा, काम करेगा मेडिसिन देने से, बट देयर कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट देयर, ओके। कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट मतलब दे आर लिविंग। द जो कोमा पेशेंट है वो तो लिविंग है, ठीक है, वो तो लिविंग है, लेकिन उसका जो ब्रेन है डेड हो चुका है, उसका ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन उसका बॉडी जो है बॉडी इज सपोर्टेड थ्रू मशीन। मेडिसिन लेने से उसका फंक्शन करेगा, मेडिसिन का काम एक्टिवली काम करेगा, लेकिन क्या है इसमें क्या होता है, वो लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। देयर कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट। कॉन्शियसनेस के लिए थोड़ा ये पॉइंट्स मैंने टाइप किया है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। Consciousness, it is the ability to sense their surroundings or environment and respond to its environmental stimuli that may be physical, chemical or biological. Then also known as sensitivity,
Example, seasonal breeding, photoperiodism. The next, found in all organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes. Next, all organisms therefore are conscious, that is, they are aware of their surroundings. Next, human beings, scientific name Homo sapiens, is the only species aware of itself, self consciousness. मैंने अभी भी बोला, मतलब humans are only the species who is aware of itself. Next, consciousness is a defining property of living organisms. Next, patients lying in coma in hospitals, no self consciousness. Not non living, as many organs or parts are showing all features of being living. अभी फोटोपीरियडिज्म में मैंने इस स्लाइड में दे दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए पढ़ने के लिए, ठीक है. फोटोपीरियडिज्म ऑलरेडी मैंने थोड़ा मोड़ा तो डिस्कस कर लिया. ओके, हाँ, फोटोपीरियडिज्म क्या होता है? द प्लांट्स इन ऑर्डर टू फ्लावर रिक्वायर अ सर्टेन डे लैंड, दैट इज द रिलेटिव लैंड ऑफ डे एंड नाइट विच इज कॉल्ड एज फोटोपीरियड. And photoperiodism is the response of plants to the photoperiod expressed in the form of flowering. Okay, we have completed what is living and the features of living. Now we are moving to the next topic, that is biodiversity. Biodiversity is defined as diversity or variety of life forms on Earth. Biodiversity actually came from two words, biological and diversity. It refers to all the variety of life that can be found on Earth, plants, animals, fungi, microorganisms, as well as to the communities that they form and the habitat in which they live. Now, what do you mean by life form? Life form बोलने से क्या होता है? For example, suppose for explanation, आप लोग के घर में 5 मेंबर हैं, ठीक है. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई कर रहा है, कोई ओल्ड एज है तो वो लोग रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है. तो सबका लाइफ फॉर्म अलग अलग है. एंड वेराइटी बोलने से कभी आप लोग तो मिठाई का दुकान तो गया ही होगा, तो वहाँ पे मिठाई लोग कैसे अरेंज करके रखता है? अलग अलग मिठाई अलग अलग अरेंज करके रखता है कि नहीं? सो वैरायटी, टाइप्स ऑफ वैरायटी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. मिठाई का जो टेस्ट होता है अलग अलग टेस्ट होता है अलग अलग मिठाई का, तो अकॉर्डिंगली उन लोग को अलग अलग अरेंज भी करके रखता है, ठीक है. तो वैरायटी भी कुछ ऐसे तरह है. वैरायटी बोलने से फ़िश का रहने का ढंग अलग है. एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया, फ़िश का रहने का ढंग अलग है, मैमल्स का अलग है, एम्फीबियंस का अलग है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, फ्लोरेस, इन लोग का सब अलग अलग है, ठीक है. दिस आर द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. नाउ द concept of biodiversity was given by W.G. Rosen in 1985. So 1985 में ये concept of biodiversity एक renowned scientist W.G. Rosen ने दिया था. Then the term biological biodiversity came. Okay, then the term biological biodiversity came in 1988, which was given by again one scientist whose name was Edward Wilson. Okay, so this is very important. You should remember that the concept of biodiversity was given by W.G. Rosen in 1985 and the term biological biodiversity was given by Edward Wilson in 1988. Types of biodiversity. Number 1, genetic diversity. Genetic diversity is the variation in genetic composition of individual with a species which is very useful for adaptation to different environmental condition. That means जितना भी different species होगा उसका genes भी अलग अलग होगा. Genes vary well करेगा तो variations भी अलग होगा. And they can adapt in different environmental condition. For example, in India there are 1,000 species of mangoes and 50,000 species of rice in present. That is very useful because in any climatic conditions or any environmental factor they can tolerate and they can grow easily. Then the next is species diversity. What is species diversity? The different types of species that are living on Earth, and it is defined as variety of species present on Earth. Example, till now 1.7 to 1.8 million species have been nominated or discovered. 1.7 to 1.8 million species has been named. Okay, and among them India contributed 7% of this total diversity, and out of which 49,000 species of plants and 81,000 species of animals are discovered. The next is ecological diversity. Ecological diversity is defined as diversity based on ecosystem and habitat of organism. Now, what is ecosystem? Ecosystem is a community or group of living organism. It's a group of living organism that lives in and interact with each other in a specific environment. And what is habitat?
Habitat is type of natural environment in which particular species of organisms lives. So जहाँ पे एक organism रहता है वो जगह हम लोग habitat बोलते हैं, ठीक है. And India is rich in diversity due to large variety of habitat like desert, rainforest, wetland, deciduous forest, grassland, etc. There are 3 types of ecological diversity. क्या क्या है वो? Alpha diversity, beta diversity, gamma diversity. Alpha diversity क्या है? Refers to diversity within a particular area or ecosystem. For example, if we say in tropical rainforest, वहाँ पे क्या क्या होगा? वहाँ पे अलग अलग plant families होगा, ठीक है. फिर वहाँ पे if we observe different behavior, habitat, diversity within that community, वो सब अंदर alpha diversity के अंदर में आएगा, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर जगह के डाइवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं, तो वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी के अंदर में होगा. अब बीटा डाइवर्सिटी क्या है? बीटा डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटीज ऑन इकोसिस्टम. सपोज इफ वी टेक एग्जांपल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसका जो डिफरेंस डाइवर्सिटी निकलेगा, मतलब रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जितना भी डाइवर्सिटी का डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, तो वो डाइवर्सिटी क्या होगा? बीटा डाइवर्सिटी के अंदर में आएगा, ठीक है. एंड द लास्ट इज गामा डाइवर्सिटी, मतलब इट इज़ अ टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी. मतलब ग्रासलैंड, इफ़ यू से ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जितना भी यहाँ से डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो सब अंदर गामा डाइवर्सिटी के अंदर में आएंगे. नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups based on their similarities and dissimilarities. So, classification क्या है? It's a procedure of arranging organisms into groups and subgroups based on their similarities and dissimilarities. And why is it necessary? We will learn in the next slide. Now the needs for classification. Why classification is important? Detailed study of all organisms is not possible. As you all know, that there are about 1.7 to 1.8 million organisms in our planet. Now, how to study all these organisms? For example, if we study a particular organisms and we get sufficient information about that, now instead of studying organism belonging to the same group, we can get enough or sufficient information about the organism which belonging to the same group. So you do not need to study all the organism. Next is, all organisms do not belong to one locality. So there are 1.7 to 1.8 million organisms. We can't get organisms in one particular locality only. The next helps in studying organism of past. Because of classification only, we can get information of organism of past. For example, dinosaur. We could know about our ancestor. Next, provides information about different groups. Studying a particular group, from those information we can predict or estimate the characteristics of different group if they have similar groups with the existing group. The next, because of classification only, we can identify the organisms. क्लास 11 बायोलॉजी में एक नया पोर्शन इंक्लूड किया है चैप्टर 1 में, जो कि है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ डायरेक्टली स्टार्ट करने से बहुत ही डिफ़िकल्टी होगा, आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही दिक्कत ही होगा. सो आई थॉट दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कैसे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आया है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है. इसमें इतना जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट जानना है कि एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. प्लांट जैसे कि हर्ब्स के अंदर में क्या आता है, श्रब्स के अंदर में क्या आता है, ट्रीज़ के अंदर में क्या आता है, और एनिमल जैसे कि लैंड के अंदर में क्या आता है, वाटर के अंदर में क्या आता है, एयर के अंदर में क्या आता है. जस्ट यू शुड सिंपली हैव टू नो दैट एरिस्टोटल क्लासीफाइड ऑर्गेनिज्म एज प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है. यही जानना है यहाँ पे. The next are 2 kingdom classification, which is given by Carolus Linnaeus in 1758. He gave 2 kingdom classification, kingdom Plantae and kingdom Animalia. यहाँ पे भी यही जानना है, kingdom Plantae दिया, kingdom Animalia दिया. kingdom Plantae जो कि plants हैं, stay in one place, photosynthesis. You have seen these characters. And then he gave 2 kingdom classification. Animals के अंदर में उसने देखा कि हाँ एनिमल्स वॉक करता है, खाना खाता है, तो किंगडम एनिमलिया में एनिमल्स को डाल दिया, ठीक है. यहाँ पे जस्ट जानना है kingdom Plantae, kingdom Animalia are 2 kingdom classification, and it was given by Carolus Linnaeus in 1758. फिर आया 3 kingdom classification, which was given by Ernest Haeckel in 1866.
ये साइंटिस्ट ने क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग से ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा बना दिया, प्लांट्स को प्लांटिके में अंदर डाला और एनिमल्स को एनिमले के अंदर में डाला। तो एज ए होल इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन विच was given by Herbert Copeland in 1938. He proposed a fourth kingdom after the invention of electron microscope. He added kingdom Monera. Okay, kingdom Monera, which is prokaryotic. So the four kingdom were kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Plantae and kingdom Monera. Monera प्रोकैरियोट्स के अंदर में आता है एंड एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी दे यूकैरियोटिक के अंदर में आता है। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, जो साइड में एक जो डायग्राम है उसमें मैंने क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया है, वो आप लोग पढ़ने से इजी हो जाएगा। जैसे कि यूकैरियोट्स कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स कंटेन नो न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड प्रोकैरियोट्स कंटेन्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. Now the five kingdom classification which was given by Robert H. Whittaker in 1969. ओके, सो वो ऑर्गेनिज्म पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिवाइड किया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक के अंदर में उसने मोनेरा डाल दिया एंड यूकैरियोटिक को फिर अकॉर्डिंग टू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर उसने क्या क्या यूनिसेलुलर में उसने प्रोटिस्टा डाल दिया एंड मल्टीसेलुलर में क्या क्या, मल्टीसेलुलर में जो विच सेल है एंड विदाउट सेल वॉल है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। विच सेल वॉल में फिर उसने और जो फोटोट्रॉपिक है उसको प्लांटिक के ग्रुप में डाल दिया और हेटेरोट्रॉपिक जो है उसको फंजाई के ग्रुप में डाल दिया एंड विदाउट सेल वॉल में उसने एनिमलिया को डाल दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमलिया आर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी नेक्स्ट आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी बोलता है। तो अभी जस्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या, ऑर्गेनिजम्स को पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बांट दिया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वेरी टाइनी सिंपल सेल्स, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनल्स। एंड यूकैरियोट्स क्या होता है, लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स, हैव न्यूक्लियस, हैव न्यूमरस ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर में आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स है वो सेल वॉल एंड नो सेल वॉल में डिवाइड कर दिया। सेल वॉल में क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। फिर जो ऑटोट्रॉप्स है उसको प्लांट्स में ग्रुप में डाल दिया और जो हेटेरोट्रॉप्स है उसको फंजाई के ग्रुप में डाल दिया और जो नो सेल वॉल में था ना यूनिसेलुलर को प्रोटिस्ट में डाल दिया एंड जो मल्टीसेलुलर है नो सेल वॉल के अंदर में उसको एनिमल्स में डाल दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, एनिमल्स आर द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ ये जो डोमेन्स एंड किंगडम है उसका रिलेशन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू डोमेन एंड किंगडम। अभी थ्री डोमेन्स है, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। बैक्टीरिया जो है इट इज मेड अप ऑफ किंगडम यूबैक्टीरिया एंड आर्किया जो है इट इज़ मेड अप ऑफ किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया जो है इट इज़ मेड अप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। Three domains of life, which is very very important. It was proposed by Carlo Seitel in 1977. It is an evolutionary model of phylogeny. Phylogeny refers to the evolutionary relationship with an organism, and this system of classification is based on the differences in the sequence of nucleotides in cells' ribosomal RNA, then the cell membrane's lipid structure, and the last sensitivity of cells to antibiotics. So here RNA is considered because RNA nucleotide sequences do not changes for long period of time and almost the function of RNA in all organisms are considered to be same. From that point of view, different domains are classified here. The three domains of life are the archaea, the bacteria and the eukarya. Now just to relate the kingdom with the domains, right? जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंदर में जो डोमेन है, जैसे कि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर में किंगडम यूबैक्टीरिया है। सो यहाँ पे किंगडम यूबैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक विद पेप्टिडोग्लाइकन। द नेक्स्ट इज डोमेन आर्किया। यहाँ पे किंगडम आर्किया आ गया जो कि यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन।
एंड लास्ट इज डोमेन यूकेरिया. इसके अंदर में किंगडम प्रोटिस्टा है जो कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकेरियोटिक है. देन द नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई विच इज़ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकेरियोटिक एंड डिकम्पोजर्स है. एंड द नेक्स्ट किंगडम प्लांटे जो कि मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोटिक है एंड ऑटोट्रॉपिक है. एंड द लास्ट किंगडम एनिमल है विच इज़ मल्टीसेलुलर, यूकेरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. नाउ we'll learn in details about the domains. Now the domain archaea. The archaea is a prokaryotic cells. Archaea have genes that are similar to bacteria and eukaryotes. The cell wall of archaea contain no peptidoglycan. Very important. Archaea are not sensitive to some antibiotics that affects the bacteria, but are sensitive to some antibiotics that affects the eukarya. Membrane composed of branched hydrocarbon chains, sometimes containing rings within the hydrocarbon chain, and the hydrocarbon chains attached to glycerol by ether linkages. Archaea often live in extreme environments and include methanogens, extreme halophiles, and hyperthermophiles. Methanogens, those archaea produces methanes, and extreme halophiles, they can tolerate saline conditions. Hyperthermophiles means they can also tolerate extreme hot environment. Why so? One reason for this is that the ether containing linkages in the archaea membrane is more stable than the ester containing linkages in the bacteria and eukarya. Now the domain bacteria. They are also known as eubacteria or true bacteria. They are prokaryotic cells and membrane composed of unbranched fatty acid chains attached to glycerol by ester linkages. Cell walls of bacteria contain peptidoglycan. Next, bacteria are sensitive to traditional bacterial antibiotics but are resistant to most antibiotics that affects eukarya. Domain bacteria include Mycoplasma, cyanobacteria, gram-positive bacteria, gram-negative bacteria. Now the last domain, eukarya. They are eukaryotic cells. Like the bacteria, they have membranes composed of unbranched fatty acid chains attached to glycerol by ester linkages. Next, not all eukarya possess cells with a cell wall, but for those eukarya having a cell wall that contain no peptidoglycan. Eukarya are resistant to traditional antibacterial antibiotics, but are sensitive to most antibiotics that affect eukaryotic cells. Now let's have a look on the subdivision of eukarya. As we know, eukarya are subdivided into the following 4 kingdoms. Now let's see. 1. Protista kingdom. They are unicellular eukaryotic organism. Example includes slime molds, euglenoids, algae, protozoans. Second is fungi kingdom. They are unicellular or multicellular organism with eukaryotic cell types. This cell have cell wall but are not organized into tissues. Number 3 is plantae kingdom. Plantae, obviously plants are multicellular organism composed of eukaryotic cells. And the last, number 4, is animalist kingdom. Animals are multicellular organism composed of eukaryotic cells. ओके आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस एंड अटेंशंस एंड thanks to those who have wished me happy Teachers Day. Thank you so much. And I want to tell you one thing that whether you are attending my classes or not, I actually really want to know that. So please like the video. Then only I could know that yeah, my students are active and they are attending the classes also. And you all please note the whatever I have given in the PPT, note down everything and try to draw the diagrams also neat and clean and with proper leveling. Okay then, see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.